गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना 12वां अध्याय जो कि है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज यानी कि सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण। अब सबसे पहले अपन को इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण होता क्या है। अब बाह्यस्रोतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यवसायी हो या कोई भी कंपनी हो तो वो अपना सारा ध्यान क्या करती है, व्यवसाय के या कंपनी के मूल क्रियाओं पर करती है। यानी कि ऐसे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वह काम तो कंपनी स्वयं करती है और ऐसे काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनको हम अन्य एजेंसियों को ठेके पर दे देते हैं। जैसे कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंपनी अपने मूल कार्य स्वयं करती है और गैर मूल कार्यों को अन्य एजेंसियों को सौंप देती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यालय का प्रबंधन है जो चलाना है। अब प्रबंधन में जो इतने मूल कार्य होंगे यानी कि जो इम्पोर्टेंट काम होंगे वो प्रिंसिपल सर करेंगे या ट्रस्टीज करेंगे। अब गैर मूल कार्य में अपन ले लेते हैं जैसे कि कोई कंप्यूटर का काम हुआ, अब वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टडी में उसको इंक्लूड किया जाए, तो अपन वो कार्य क्या करते हैं, अन्य एजेंसियों को दे देते हैं। या अब कंप्यूटर सिखाना है या कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिखाना है तो हम अन्य एजेंसियों को दे देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, उनको जितनी उनकी कॉस्ट रहती है उसको उनको पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण, जिसके अंतर्गत कंपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो स्वयं करती है और जो बहुत कम इंपॉर्टेंट काम है या थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम है वो हम क्या करते हैं, अन्य एजेंसियों को ठेके पर दे देते हैं या अन्य एजेंसियों को सौंप देते हैं कि आप हमें वो काम कर दीजिए। उसको कहते हैं कि वो क्या है, सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण। अब अपन देखते हैं कि सेवाओं के बाह्यस्रोतीकरण जो होता है उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला होता है इसके अंतर्गत ठेका दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है या कोई मकान का, पुताई का, इन सारी चीज़ों के अपन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उनको अपन उसका पेमेंट कर देते हैं। अपन को क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है या काम होकर मिल जाता है। वैसे ही होता है व्यवसाय। अब व्यवसाय के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है यानी कि कम इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई खाने पीने का कोई बिजनेस चल रहा है, अब उसमें खाने पीने का तो मेन काम होता है। जैसे होटल मैनेजमेंट चल रहा है तो जो खाना बनाना है तो वो तो हमारा मेन काम हो गया, तो वो तो कंपनी का संचालन वो होटल वाले मालिक जो है उसका संचालन स्वयं करेंगे। अब इसके बजाय और काम है जैसे कि सब्जी लेकर आनी है या फिर बहुत सारा सामान लेना है या बर्तन मांजने हैं, वो सारी चीज़ें तो हम वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को सौंप देते हैं। वैसे ही व्यवसाय के अंतर्गत क्या करते हैं, हम ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है उनको हम ठेके पर दूसरी एजेंसियों को सौंप देते हैं। दूसरा होता है गैर मूल क्रियाओं का बाह्यस्रोतीकरण। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाह्यस्रोतीकरण के अंतर्गत हम केवल गैर मूल क्रियाओं को ही सौंप दे सकते हैं। जैसे कि कोई वित्त से संबंधित निर्णय लेना है, संचालन से संबंधित लेना है, मैनेजमेंट से संबंधित निर्णय लेना है तो वो व्यवसाय और कंपनी स्वयं करेगी। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो हमें नहीं लगता है कि व्यवसाय के अंतर्गत इनको कोई ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वो सारे कामों को हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों को सौंप देते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी की एजेंसी है, अब गाड़ियों की उन्हें सप्लाई करनी है तो वो जैसे टायर बनाने का काम है हमने दूसरी कंपनियों को सौंप दिया। इससे क्या हो जाता है, जो आने वाली लागत है वो भी कम हो जाती है क्योंकि हम अपना सारा ध्यान यहाँ एकत्रित करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट काम है, अर्थात गैर मूल क्रियाओं का ही बाह्यस्रोतीकरण किया जाता है। तीसरा होता है उत्पादकता में वृद्धि। अब इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम किसी काम को दूसरे व्यक्तियों को सौंप रहे हैं तो सौंपेंगे भी ऐसे व्यक्ति को जो उस कार्य में निपुण होता है, उसको योग्यता होती है। अब हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाता है, जो व्यवसाय के इम्पोर्टेंट काम है, और जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने दूसरी जो कुशल एजेंसियां हैं उनको सौंप दिया। अब एक और हमारा तो जो मेन मोटिव है, हमें लाभ प्राप्त करना है, उस पर हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो हमने दूसरी एजेंसियों को कार्य करने के लिए सौंप दिए। तो ओवरऑल मिला के काम तो हमारा हो ही रहा है। इसके कारण क्या होता है, व्यवसाय की उत्पादकता अपने आप ही बढ़ जाती है। चौथा है श्रेष्ठ किस्म। इसका मतलब ये होता है जिन एजेंसियों को हम अपना कार्य सौंपते हैं या ठेके पर देते हैं वो एजेंसियां भी कैसी होती हैं, कुशल होती हैं और अनुभवी होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन करके देती हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, वस्तुओं की जो किस्म है वो एकदम श्रेष्ठ होती है। अब ये हुई हमारी प्रकृति। इसके अंतर्गत ठेका दिया जाता है, गैर मूल क्रियाओं का बाह्यस्रोतीकरण किया जाता है। अब बाह्यस्रोतीकरण के अंतर्गत जब हम गैर मूल कार्यों को अन्य एजेंसियों को सौंपते हैं तो उत्पादकता में बढ़ जाती है और कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को कार्य सौंपने के कारण वस्तु की आने वाली जो किस्म है वह भी श्रेष्ठ होती है।
अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के लाभ और महत्व क्या है। तो सबसे पहला होता है मूल व्यवसाय पर ध्यान। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोई भी व्यवसाय और कंपनी है उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है व्यवसाय में जो मूल कार्य हो रहे हैं उन पर होगा। जैसे कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है तो वो कंपनी स्वयं करती है, उसका मालिक है वो स्वयं करता है। इसके अलावा बहुत सारे काम रहते हैं जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अन्य एजेंसियों को सौंप देते हैं। तो कंपनी का और व्यवसाय का सारा ध्यान कहाँ चला जाता है, जो व्यवसाय का मेन काम है, यानी कि व्यवसाय का मेन काम होता है संस्था में हमारे जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना और लाभों को प्राप्त करना। तो अब मूल व्यवसाय पर कंपनी का ध्यान होता है बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत। अब दूसरा है हमारा लागतों में कमी। अब जो मेन काम है वो हम कर रहे हैं, बाकी का जो उत्पादन वगैरह का काम है उन्होंने हमने अन्य एजेंसियों को सौंप दिया। अब जो अन्य एजेंसियां हैं उनका प्रयास भी क्या रहता है, हम कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, साथ ही साथ जो उनकी टेक्निक होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। अब उनका भी मोटिव क्यों रहता है कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, क्योंकि हर इंसान का उद्देश्य रहता है कि मुझे लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जहाँ मूल व्यवसाय पर ध्यान दिया जा रहा था, हम काम अन्य एजेंसियों को भी सौंप रहे थे, तो उसके कारण क्या हो जाती है, उनकी जो प्रोसेस होती है, उनकी टेक्निक रहती है अन्य एजेंसियों की, वो एकदम परफेक्ट रहती है, जिसके कारण व्यवसाय में आने वाली लागतें कम हो जाती हैं। तीसरा होता है आवश्यक दक्षता एवं निर्देशन। इसका मतलब ये रहता है जो अन्य एजेंसियां रहती हैं, एक तो उनकी गुडविल भी अच्छी रहती है, तभी जाके हम उनको काम सौंप रहे हैं, काम करने का उनका तरीका अच्छा है, उनकी टेक्निक अच्छी है, इसीलिए समय समय पर क्या हो जाता है, हमें आवश्यक उनसे कोई निर्देशन होता है, पर्सनली उनकी जो कैपेबिलिटी रहती है, कैपेसिटी है, वह भी अच्छी रहती है, इसीलिए व्यवसाय को आवश्यक निर्देशन और दक्षता मिलती जाती है। तीसरा होता है व्यवसाय का विस्तार। अब बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, जब हम काम किसी अन्य एजेंसियों को सौंप देते हैं तो एक प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा ध्यान मूल व्यवसाय पर रहता है और गैर मूल कार्यों को अन्य एजेंसियों को हम सौंप देते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को अमलगमेशन यानी कि व्यवसाय को मिला भी सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे व्यवसायों को परचेस भी कर सकते हैं। यानी कि कोई एजेंसी आपको अच्छी लग रही है, आपका काम अच्छा कर रही है, तो आप उस एजेंसी को खरीद भी सकते हैं। जो मूल व्यवसाय है वो एजेंसियों को परचेस भी कर सकता है, साथ ही साथ उनके साथ मर्ज होकर यानी कि मिलकर भी काम कर सकता है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे व्यवसाय का विस्तार हो जाता है। इस प्रकार ये हुए उसके लाभ, मूल व्यवसाय पर कंपनी अपना ध्यान दे लेती है। दूसरी चीज़ होती है उनकी टेक्निक और जो प्रोसेस रहती है, जिसके कारण व्यवसाय की लागतों में कमी आ जाती है। तीसरा होता है जो एजेंसियां रहती हैं वह कुशल हैं, योग्य हैं, इसीलिए समय समय पर उनका हमें निर्देशन, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और चौथा रहता है अगर हमें अपने व्यवसाय का विस्तार करना है तो मूल कार्यों पर स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। गैर मूल कार्य अन्य एजेंसियों को सौंपने के साथ साथ एजेंसियां कुशल रहती हैं, इसीलिए हम उनके साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको परचेस भी कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं अपन सीमाएं, यानी कि अभी तक तो अपन ने बाह्य स्रोतीकरण की लाभ प्रकृति देख ली, उनका लाभ और महत्व देख लिया। अब अपन देखते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी कमियां रहती हैं। तो सबसे पहला होता है गोपनीयता नहीं। इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम मिला है और आपने किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया। अब वो व्यक्ति 4 जगह जाके तो वो बात कहेगा ही कि इन्होंने हमें ऐसा काम दिया है और ये काम करना है, तो क्या हो जाता है, वो बात फैल जाती है, जबकि हमें फैलाना नहीं है। ऐसे ही जब कंपनी अपना गैर मूल कार्यों को अन्य एजेंसियों को देती है, तो जो वेंडर होंगे यानी कि जिन सामने वाले को हम वो काम सौंप रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के जो मूल लेखे हैं, चिट्ठे हैं या कोई जानकारी है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरी एजेंसियों को आसानी से सौंप देते हैं, जिसके कारण व्यवसाय में गोपनीयता बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहता है, क्योंकि अपने व्यवसाय से रिलेटेड जो मूल जानकारियां हैं वो अगर हम दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा दें या दूसरी कंपनियों को, अपने कॉम्पिटिटर को बता दें, तो उससे हमारे व्यवसाय को ही लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कुशलता का विकास नहीं। अब इसमें क्या होता है, जो गैर मूल कार्यों को हमने अन्य एजेंसियों को सौंपा है, तो जो मूल व्यवसाय का एक ही मोटिव रहता है कि कम से कम लागत पर हमें अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक हमें प्रॉफिट कमाना है। तो वो एजेंसियां भी ऐसा ही करती हैं कि बस उन्हें क्या है, हमारी वस्तु में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी लागत कम से कम आए, उसमें कोई कुशलता का कोई वो नहीं रहता है। जैसे कि आपको 10 वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए आपको ठेके पर दे दिया, अब आपका क्या मोटिव रहेगा कि मैं कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकूं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मटेरियल भी गलत मिला सकते हो, टेक्निक भी गलत कर सकते हो, तो इसमें कोई कुशलता नहीं होती है, बस हमारा काम ही पूरा हो जाता है। तीसरा होता है नैतिकता का ह्रास।
इसका मतलब ये होता है जब हमने काम किसी दूसरे व्यक्तियों को सौंपने के लिए दिया तो हमें क्या मतलब होता है कि हमारा केवल मेन उद्देश्य है कि हमें लाभ प्राप्त करना, हमारा काम पूरा हो जाए। अब बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इलीगल काम किए जाते हैं, जैसे बाल मजदूरी देख लो, या महिलाओं को कम सैलरी देना, किसी की सैलरी ज़्यादा बन रही हो उसको कम सैलरी पर अपॉइंट करना। तो इस तरीके का कार्य भी बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसके कारण नैतिकता का ह्रास होता है। अब अपन देखते हैं चौथा होता है हमारा घरेलू देश में विरोध। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि भारत देश में कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो अपना व्यवसाय संचालित कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, सारे काम तो वो स्वयं कर नहीं पाती है, इसलिए मूल कार्य जो है वह अपने व्यवसाय में करती है, और जो गैर मूल कार्य है मान लो उसने विदेशों में वो बाह्य स्रोतीकरण कर दिया, उन सर्विसों की आउटसोर्सिंग कर दी। अब अगर मान लीजिए भारत देश वही कार्य हमारे भारत देश में कराता तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलता, रोजगार मिलता। लेकिन अब वो काम क्या करा रही है, विदेशों से करा रही है, तो विदेशी लोगों को रोजगार मिल रहा है, उन्हें हमें अपने जो पैसा है, मुद्रा है, वो भी देनी पड़ रही है। अब इसका विरोध होता है हमारे घरेलू देश में कि अगर सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण ना हो, यानी कि वह सेवाएं हमारे भारत देश में ही होंगी, तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। ऐसे ही अन्य देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, जापान हुआ, ये सारे लोग भी सेवाओं की बाह्य स्रोतीकरण करते हैं, यानी कि अन्य देशों को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते हैं, जैसे पर्याप्त उनके देश में ही बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो संबंधित देश जो बाह्य स्रोतीकरण करता है उसका जो विरोध है उसी देश में होने लगता है। इस प्रकार ये हुई उसकी सीमाएं, जिसमें गोपनीयता नहीं रहती है, कुशलता का अभाव माना जाता है, नैतिकता का ह्रास है, यानी कि अपनी मनमर्जी से काम कराने के लिए दूसरे व्यक्तियों का ह्रास किया जाता है, और इस आउटसोर्सिंग का घरेलू देश में विरोध किया जाता है। इस प्रकार अपन ने देखा सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण। सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण का मतलब होता है जिसके अंतर्गत कोई भी फर्म है, व्यवसाय है या कंपनी है अपना सारा ध्यान कहाँ लगाती है, मूल कार्यों पर, और जो गैर मूल कार्य हैं यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है उनको हम अन्य एजेंसियों को सौंप देते हैं, अर्थात ठेके पर दे देते हैं। तो ये इस प्रकार हमने आज उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसका महत्व पढ़ा और उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। कल की वीडियो में अपन देखते हैं कि सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण में कौन कौन से मूल तत्व होने चाहिए और बाह्य स्रोतीकरण की सेवाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जब तक आप इसको स्टडी करिए। थैंक यू।